किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी भई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। हमारे आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधार चुके हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे जी और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव जी। तो आप दो जनों को बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम में श्रोताओं के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं। तो आप देखा थे पहले फोन पे को हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर। सर हम ये जानना चाहते हैं। हाँ भैया, पहले तो अपना परिचय बताओ। अतीक खान, बड़ौदिया बल्लभ। तो अतीक भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर। बताओ भैया क्या समस्या आ रही है। सर हमारे पास बकरी है, 4-5 बकरी है हमने, और एक बकरी से सर कुछ खाती नहीं सर, मतलब कौन सी है वो, अच्छा, अनमनी टाइप की है सर वो। तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया था, के डॉक्टर साहब को, तो उससे कुछ आराम लगा, तो हमने सोचा एक बार फोन लगा लेते हैं। बिल्कुल भैया, आपकी समस्या या कब से आ रही बकरी में? सर जी करीबन इसको 3-4 दिन हुआ सर जी। अच्छा जी सर। चलो भैया, आपके लाने इस समस्या को निदान बता रहे हैं डॉक्टर अजय यादव जी। सुनो ध्यान से। ठीक है। नमस्कार अतीक भैया। जो आपकी बकरी ने आप बता रहे जैसा कि कुछ खाया है, जहाँ पे आप चराने ले जाते हैं, हो सकता है वहाँ पे जो खेत हो या जहाँ पे वो चरने जा रही है वहाँ पे कोई नींदानाशक या कोई ऐसा दवा का छिड़काव किया गया हो जिसकी वजह से वो ऐसी कंडीशन बनी हो। तो आपके निकटतम चिकित्सालय में आपने किसी को बुलाया था? डॉक्टर साहब को दिखाया था हमने, हालांकि उससे फायदा तो लगा। देखिए क्या है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो एक 1962 नंबर है, उस पे आप कॉल करिएगा। तो उसमें डॉक्टर और AVFO और उसमें जो है कि ड्राइवर साथ में आते हैं, आपके घर पहुंच उपचार दिया जाता है। वो चेक करके देख लेंगे कि किस तरह की कंडीशन है। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ खाया है और अनमनी है, तो हो सकता है उसका पेट भी फूला हो, कुछ गैस बन रही हो। तो एक सामान्य उपचार जैसे मैं बता सकता हूं अभी आपको कि या तो आप लगभग 50 ml पानी में सोडा बाइकार्ब, काला नमक और 1 चुटकी हींग मिला करके उसको पिला दीजिए। अगर उसका पेट फूल रहा होगा, गैस बन रही होगी, तो वो निकल जाएगी। कुछ जगहों पे जो है कि आपको एक्टिवेटेड चारकोल आता है। हाँ सर। एक्टिवेटेड चारकोल को आप उसको पिला सकते हैं। अगर कोई पॉइजनिंग हुई होगी थोड़ी बहुत, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके वो उसके लेडी के माध्यम से निकल जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो कुछ जो है कि रिमिनोटॉनिक्स आते हैं जो भूख बढ़ाने के काम में आएंगे। मार्केट में कई तरह के रिमिनोटॉनिक्स आती हैं, बफ काइंड है, रिमिन केयर FS है, जो भी आपको हम उपलब्ध हो जाए वो आप उसे दे सकते हैं। अगर इनके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप 1962 पे कॉल कर लीजिए, डॉक्टर आएंगे, देख लेंगे। अगर उसको जो है कि ड्रिप लगाने की जरूरत होगी तो ड्रिप लगेगी, कोई पॉइजनिंग हुई होगी तो उसका इलाज करेंगे। जी सर। तब तक आप ये प्राथमिक उपचार, जब तक नंबर लगा रहे हैं, ये प्राथमिक उपचार कर लीजिए। ठीक है भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। धर्मेंद्र अहरवार, ग्राम बड़ौदिया। धर्मेंद्र भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। जी सर। बताओ भैया क्या जानकारी चाहिए आपको? सर मुझे ये जानकारी चाहिए कि अपनी मक्का लगेगी। हाँ। और मक्का तो अभी लेट हो रही है। हाँ। 16 में घटन लगे। अच्छा। जनरली अभी कम से कम 20 दिन नहीं मक्का आ रही। हाँ। तो बंगने अपने मशहूर, तो लेट तो नहीं होगी सर? हाँ, तो आपने देरी से बुआई करी हुई है भैया? जी सर, ठेकेदारों की जाती है दोबारा भाई। और बारिश भी लगातार जारी है। बारिश का भी गिर रहा सर। तो चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं विषय में डॉक्टर MP दुबे जी। सुनो ध्यान से। देखो भैया, जैसा आपने बोला कि आपने दोबारा बोनी करी ना। हाँ, दोबारा। मतलब खरीफ में जो बोनी का समय निर्धारित हम लोग करते हैं प्रयोगों के आधार पर, 15 जून से लेके और 30 जून तक का इसका सही समय होता है। विभिन्न प्रकार की जो खरीफ फसलें रजी हुई है बोई जाती है उनका।
जी। लेकिन लोगों के पास, किसानों के पास रकबा ज्यादा होने से साधन थोड़ा कभी कम पड़ जाते हैं, कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत, और अगर बहुत कुछ और समस्या हो जाती, किसान को मौसम साथ नहीं देता, मान लो बतर नहीं आई, पानी गिर गया या कोई दूसरी समस्या आ गई, तो 10 जुलाई के बाद रज्जू भैया ये फसलों की बोनी वर्जित होती है, क्योंकि ये फसलें लगभग 80-85 दिन से लेके और 120 दिन की होती विभिन्न फसलें जी। जैसे उड़द है, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं, मध्यम समय की प्रजातियां हैं, दूसरी अन्य फसलें हैं, धान है मध्यम समय की या जल्दी पकने वाली या देरी से पकने वाली, विभिन्न प्रकार की समस्याएं किसानों को रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि जो निर्धारित बोनी की तिथि है उसको वो पकड़ें, समय पे बोनी करें। अब चूंकि सब चीजें किसान के हाथ में नहीं होती, खासकर मौसम, आप चिंता बिल्कुल मत करें। देखिए मसूर तो हम लोग अक्टूबर में तो हम लोग वैसी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं बोनी की, क्योंकि अक्टूबर के महीने में रज्जू भैया तापक्रम ज्यादा होता है जी। और हमारे सागर के कुछ विकास खंडों में 1.5 गुनी बारिश हो चुकी है। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि आप मसूर जैसी फसल जो लगभग 100 दिन में पक जाती है, उसकी चिंता आप अभी से क्यों पाल रहे हो। सोयाबीन कटने के बाद अमूमन हमारे किसान भाई 25 अक्टूबर के बाद ही बोनी शुरू करते हैं और 15 नवंबर तक वो विभिन्न फसलों की बोनी पूरी कर लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का हमारे किसान भाइयों के लिए रबी की विभिन्न फसलों में नुकसान नहीं होता है। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपको मक्का भी उपज देगी, चूंकि देरी से बोई है, लेट है, तो उतना उत्पादन और उतनी आपको क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, ये बात तय है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। किसान भाइयों को मैं पहले से बताना चाहूंगा एडवांस में कि भूल कर भी आप अक्टूबर के माह में खासकर चना और मसूर की बोनी ना करें। अगर करेंगे तो उसमें आपको उगरा नाम की बीमारी है वो लगेगी और आपकी फसल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और खेत तो हमारे यहाँ रज्जू भैया वैसे ही खाली नहीं होते, सामान्य तौर से खरीफ में सभी भर जाते हैं। और सोयाबीन या जो भी किसानों ने बोई है, मक्का बोई है, सोयाबीन बोई है, उड़द बोई है, उसको काटने के बाद ही हमारे किसान लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बाद ही हमारे खेतों को वो तैयार कर पाते हैं रबी के मौसम में। तो ये समय सही है। आप निश्चित रूप से मक्के की फसल लेके और आराम से मसूर उसकी बोनी आप समय से कर पाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, अब चल रहे हैं अपन लोक संगीत की तरफ। तो सुनत हैं गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल की गाई भाई जा चेतावनी। नहीं बराबर जाने हाय, नहीं बराबर जाने, तीनों पन नहीं बराबर जाने, नहीं बराबर जाने, तीनों पन नहीं बराबर जाने। तब पलना झूले, बारे हते तब पलना झूले, दूध पिए मुस्काने, तीनों पन नहीं बराबर जाने, नहीं
जवानी लाल भई अखियां आई जवानी लाल भई अखियां गलन गलन इठलाने तीनों पन नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने तीनों पन नहीं बराबर लाल भई अखियां आई जवानी लाल भई अखियां गलन गलन इठलाने तीनों पन नहीं बराबर थकी गुड़लियां आओ बुढ़ापो थकी गुड़लियां ले लठियां पछताने तीनों पन नहीं बराबर जाने आओ बुढ़ापो थकी गुड़लियां ले लठिया पछताने तीनों पन नहीं बराबर जाने नहीं बराबर जाने तीनों पन नहीं बराबर जाने। हेलो हेलो सर, जयराम जी। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हल्ले भाई विश्वकर्मा बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से बोल रहे भैया? जमुनिया से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है हल्ले भाई। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए? मक्का में जो है इल्ली लग रही। मक्का में इल्ली लग रही? अच्छा, कौन सा मक्का बोए भैया, देसी के स्वीट कॉर्न वालों? पैकेट वालों। चलो भैया, तो आपके लाने ये विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। ये बताओ भैया, आपकी मक्का की फसल कितने दिन की हो गई है? लगभग में कटने की है। प्रजाति कौन सी है? ब्लॉक से ही आया था। पैकेट में क्या लिखा था वो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। पढ़ लिया करें अपन जो भी लाते हैं बाजार से, है ना? लगा था जी शंकर मक्का ले आए हैं। शंकर मक्का या दूसरी मक्का प्राइवेट कंपनी की है, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। लेकिन अपन जिस फसल की काश्तकारी करते हैं, बोनी करते हैं, अपन को पता होना चाहिए कि उस फसल की कौन सी वैरायटी या प्रजाति हमने बोई है। हम लोगों को सहूलियत होगी होती है अगर उसमें कोई समस्या आती है। चूंकि आपकी मक्का कुछ ही दिनों में आने वाली है और इसमें इल्ली लग गई। इल्ली कहाँ पर लगी है? घंटे में। पहली बार लगी है क्या? पहली बार। ये बताइए, अगर मान लो 100 पौधे हैं तो कितने पौधों में इल्ली देखी है आपने? लगभग अंदाज से बताइए। 70-80 के लगभग। हरे कलर की है कि भूरे कलर की है? हरे वाले। हाँ,
ऐसा लग रहा है रज्जू भैया कि चने की जो इल्ली है ना वो पॉलीफेगस कहलाती है और लगभग ऐसा उल्लेख है कि लगभग 250 से 300 जो वनस्पतियां हैं उस पर ये अपना जीवन आश्रित रहता है उनका। और जब एक उनका जो होस्ट है वो खत्म हो जाता है तो दूसरे होस्ट पर वो अपना जीवन यापन करने के लिए चली जाती है। एक काम करें भैया, कितना समय है भुट्टा निकालने में? 15 दिन। लेकिन आप तो बहुत देरी से हो गए ना। अगर हम आपको दवा बताएंगे इल्ली की तो वो दवा आपके भुट्टे के दानों में जा सकती है, वो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, नुकसान करेगा आपको, हमको, सबको। और इल्ली की तादाद आपने बहुत ज्यादा बता दी, 100 में से 70 पौधे प्रभावित हैं। अभी तक आपने क्यों निरीक्षण परीक्षण नहीं किया भैया इतने दिनों से? वो पहले कम थी तो कोई बात नहीं, एक काम करें, चूंकि आपकी फसल में ज्यादा इल्ली लगी है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो आप अच्छा कोई दैहिक कीटनाशी इल्ली जिससे खत्म होती है, बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं किन किन के नाम बताऊं, कोई भी इल्ली मार दवा का छिड़काव आप निर्धारित मात्रा में सही समय पर पानी की सही मात्रा लेके कर सकते हैं। ठीक है हल्ले भाई। और जा बता भैया, कछु ढोर बछे रुसोई पाले का? ढोर भी है। तो कछु समस्या आ रही तो बताओ। ढोरों में अभी दूध कम निकलता है। अच्छा, ढोरों में दूध कम निकल रहा है। हाँ। और कितने ढोर पाले भैया? एक ही? हाँ। भैंस या गैया? गैया। अच्छा, देसी गैया है? हाँ। चलो भैया, आपके लाने इस समस्या को निदान बता रहे हैं डॉक्टर अजय यादव जी, सुनो ध्यान से। रज्जू भैया, सबसे पहली बात तो आपकी जो गाय है देसी है, जो यहाँ पे सामान्यतः पाई जाती है, लगभग 200 से 250 किलो वजन की। तो पहले तो उसकी नस्ल इतनी नहीं है कि जिससे अच्छा दूध उत्पादन ले सके। दूसरी बात आती है कि उसको आप चारे में या भूसा में और दाने में क्या दे रहे हैं। तीसरी बात आती है कि समय से उसका टीकाकरण करवाना और उसकी डिवर्मिंग करवाना, पेट के कीड़े की दवा देना। अगर ये 3 चीजों का ध्यान हम रखेंगे तो हमें अपने आप दूध मिलेगा। सबसे पहला नस्ल, अभी जो आपके पास नस्ल है उसके नस्ल सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है कि अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य नहीं करवाते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं। जो भी नॉन डिस्क्रिप्ट, मतलब जिन सांड की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है, जिन अच्छी नस्ल के नहीं होते, उनसे गर्भित हो जाती हैं, तो जो आने वाली नस्ल जो पैदा होती है वो भी उसी इतना ही दूध देती है। अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, जो उससे आने वाली नस्ल होगी उसमें नस्ल सुधार करेंगे, तो हमें उच्च उत्पादन वाला जो है नस्ल की बछिया मिलेगी और उससे जब दूध निकालेंगे तो अच्छा दूध निकल सकता है। अब बात करते हैं, ये तो अपने भविष्य की बात हो गई। जो आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो गाय है उससे दूध कम उत्पन्न हो रहा है, तो पहला काम करना है कि उसकी डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवा पशु चिकित्सालय से जाकर के लेके आए, दे दें। दूसरा जो है कि सही मात्रा में उसको दाना की मात्रा भी देनी चाहिए। सिर्फ हरा चारा, या क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, हरा चारा आपको पर्याप्त मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हरा चारा खिलाते जा रहे हैं और दाना दे नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मक्का लगाए हैं तो मक्का भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, मक्के का दे सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें, जो मक्का जब लगती है 15-20 दिन की, जब 21-22 दिन की होती है, जो उस समय नहीं देना चाहिए जी। मक्का हो गया या एमपी चरी, कोई भी जो चीजें होती है जिनमें फ्लावरिंग स्टेज होती है ना, उस समय नहीं देना चाहिए। जब पानी गिर जाए और थोड़ा सा बड़ी हो जाए तब देना चाहिए मक्का, अगर देते हैं तो जी। और दूसरे हरे चारे भी अपने एमपी चरी है और जो घास उगी हुई है लोग काट करके खिलाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है कि सही मात्रा में, सही अनुपात में हरा चारा, सूखा चारा और दाने की मात्रा होनी चाहिए जी। दाना कम से कम 1.5 से 2 किलो जो उनका वजन है उनके हिसाब से, और साथ में दूध उतना उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार जो है 4 किलो पे 1 किलो दाना दिया जाता है जी। तो मान के चलिए कि इनका जो गाय है उस गाय के लिए 2 किलो दाना पर्याप्त होगा। अगर 2 किलो दाना सुबह शाम में मिला करके देते हैं, दाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनी या चापर दे दिया आपने। दाने का मतलब है कि उसमें जो है दलहनी फसल भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है कि अपना अन्न भी होना चाहिए, चाहे गेहूं हो चाहे मक्का हो, उसके साथ खली होनी चाहिए, चापर भी होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी होना चाहिए, उनका सही अनुपात होना चाहिए जी। ठीक है हल्ले भाई। ठीक जयराम जी। चलो भैया, जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। गुड्डू चौबे बोल रहे, बमहल ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपको जी। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको?
अब जानकारी जो हमारे गांव के आदमों की है, हमारी नहीं है, हमसे प्रश्न कर लीजिए। अच्छा भैया बताओ। के जैसे कौन और मूंग भरते तो पानी जो चैन नहीं ले रहा लो, तो ऐसे में का कैसी सावधानी करे, कैसो का करे, समझ में नहीं आई। चलो भैया ये विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। दुबे जी नमस्कार भैया, गुड्डू भैया। मूंग एक ऐसी फसल है जो 60 से लेके और 65 दिन के भीतर इसका पकाव हो जाता है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम अवधि की फसल ये होती है, और हमारे किसान भाई प्रायः इस फसल को इस मौसम में बोना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिन किसानों ने बोया है तो उनको परेशानी का कारण बनता है। सितंबर में जो रेंस हो रही है, सितंबर में, और कभी कभी तो अक्टूबर में भी पानी गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में खासकर मूंग जो सबसे कम अवधि की फसल होती है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और किसानों को वर्षों से कहने के बाद भी ये देखने में आया है कि हम लोग इतनी जानकारी उनको देते, इतनी सलाह देते, लेकिन उसका परिपालन ना के बराबर खेतों में हमारे किसान भाई करते हैं। धान फसल को छोड़कर कोई भी ऐसी फसल नहीं होती जिसको आपकी समतल बोनी इसकी करें, जो वर्तमान में 99% खेतों में हमने देखी है। हमेशा इन फसलों को कूड़ मेड़ पद्धति या उठी हुई क्यारी पद्धति में बोनी अगर हम करते हैं तो जब पानी ज्यादा या पानी कम, जैसे मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन के लिए बीच में सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में फसल मरती नहीं है। और मान लीजिए बोनी के तुरंत बाद 2 इंच या इससे ज्यादा पानी गिर गया तो जो हमारे शुरुआती तौर पर जो बीज सड़ जाता है, उससे भी बीज सड़ने से मुक्ति मिलती, मतलब बीज नहीं सड़ता, अंकुरण प्रभावित नहीं होता। तो इसके साथ साथ अभी जैसे मूंग की चर्चा आपने की, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने कूड़ मेड़ नाली पद्धति पर रज्जू भैया खेती की है, उड़द मूंग की, सोयाबीन की, राहर की या अन्य फसलों की, निश्चित मान के चलिए कि उन किसान भाइयों को ऊपर के पानी से नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो वो फसल काट के खेत में रख दें और ऊपर से पानी गिर जाता तो उनकी फलियों में अंकुरण फिर से हो जाएगा। खासकर कम अवधि की प्रजाति 90 दिन के आसपास जो पकाव लेती है, उन प्रजातियों में ये समस्या देखी गई है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर 90% फलियां काली हो गई हैं, भूरी से लेके काले कलर की हो गई हैं, मतलब पकाव उनमें हो गया है, 10% फलियां अगर हरी भी हैं तो उसका लोभ बिल्कुल त्याग दें और तुरंत सभी साफ मौसम देख के उसको काट के और सुरक्षित स्थान पर रखें जिससे पानी से उसका बचाव हो सके। पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य तौर से किसान भाइयों को चाहिए कि ग्रीष्मकालीन मूंग की अगर खेती करेंगे, कीट व्याधि कम लगेंगे, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जो प्राकृतिक जो समस्या होती है पानी गिरने की, खड़ी फसल पर पानी या लाख सड़ जाना, ये जो समस्याएं होती हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। फिर भी मेरा सुझाव है कि आप मूंग को जो पक गई है या जो पकने की स्थिति में है उसको खेत से निकाल के और सुरक्षित स्थान पर रखें जिसमें पानी से बचाव हो सके। और जैसे ही मौसम खुलता है उसको धूप दिखा के उसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। जी ठीक है गुड्डू भैया जी, धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। चलो भैया, कुछ पशुपालन से जुड़ो भाव सवाल हुए तो बताओ। हमारी भैंस भी आनी है डॉक्टर साहब। अच्छा। तो गांव में जब आंती रहते सियाने आदमी कहते दारिया धार दे, तो वो दारिया खुआ के और कचू खुआ काका खुआ आ जाइए। नहीं, दलिया तो बहुत नहीं खिलाना चाहिए। थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं जिसमें जो है हल्दी वगैरह मिला करके जो सा आप देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दलिया देने के बाद होता क्या है कि फिर अपच शुरू हो जाती है और फिर कम से कम 4-5 दिन तक आपका पशु जो है दाना या चारा नहीं उठाता है। इसके लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि बहुत ज्यादा मात्रा में दलिया नहीं देना, क्योंकि दलिया में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। और उबाल करके आप कभी कभी क्या करते हैं, फुला करके दे देते हैं, कभी कभी उबाल के देते हैं। वो जो उबली हुई रहती है वो तो आराम से पच जाती है, पर जो सिर्फ फूली हुई रहती है तो उतना ज्यादा पाचन उसका हो नहीं पाता। तो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, थोड़ी बहुत मात्रा में जिस तरह से आप खिलाते हैं, उबाल करके उसमें हल्दी गुड़ डाल करके जो बनाते हैं वो दे सकते हैं आप। और हरीरो चारो क्या बात देवे, जैसे हरीरो चारो गाँव में खूब है। देखिए, हरियरो चारा जो आप बात कर रहे हैं वो 2 से 3 दिन बाद आप देना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन दाना जरूर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो भैंस है अगर आप उसको दाना नहीं देंगे तो उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा घट जाएगी और उसकी एनर्जी भी नहीं मिलेगी, तो जो दूध का उत्पादन है वो घट जाएगा। और जब जर खा ले साहब, तो जर खाने के बाद तो ऐसा है, आपको भी पता है कि जो अपना पशु है वो 4 पेट वाला है जी, उसमें निकलने की कोई संभावना नहीं है और पाचन मांसाहारी चीज है, वो पाचन होगा नहीं, वो सड़ के ही निकलेगी। तो जहां तक हो उसको बचाना चाहिए
पेट के अंदर न जाए। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है कि पशु एनोरेक्टिक हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगती उसको है। तो गाँव में जो भी रहते डॉक्टर साहब कहते हैं कि चार खा लेंगे तो दूध कम करा। उसका कारण है दूध कम नहीं से निकलता है क्योंकि फिर चारा या दाना नहीं उठाती है और अंदर अलग अलग तरीके जब सड़ती है तो अलग अलग गैसें निकलती हैं, तो उसका पेट फूला रहेगा, तो उसको भूख नहीं लगेगी, दाना नहीं उठाएगी, चारा नहीं उठाएगी, तो दूध नहीं बनेगा। अलसी को आ गया, अलसी बहुत ज्यादा नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं खिलानी है। जब अलसी है उसमें फैट ज्यादा है। सारी चीजों की मात्रा अपने को मेंटेन रखनी है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है गुड्डू भैया। लज्जू भैया धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी खिलाने। चलो भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न के माध्यम से सभी जनों को फायदा हुई है। राम राम। राम राम। और भैया बिन्ना हरो, एक बार फिर चल रहे हैं गीत संगीत की तरफ। तो सुनते हैं अशोक कुमार दुबे की गाई भाई जा चेतावनी। हंसा उड़ चल देश वीराने, हंसा उड़ चल देश वीराने। सरवर जाते सुखाने, हंसा सरवर जाते सुखाने, हंसा उड़ चल देश वीराने, हंसा उड़ चल देश वीराने। यहाँ रहे कि कौन भलाई, यहाँ रहे कि कौन भलाई, कौन भलाई, हाँ कौन भलाई। जहाँ बकन के थाने, हंसा जहाँ बकन के थाने, हंसा उड़ चल देश वीराने, हंसा उड़ चल देश वीराने। उत चल समुद्र अगम भरे हैं, उत चल समुद्र अगम भरे हैं, अगम भरे हैं, हाँ अगम भरे हैं। सुख पाबू मन माने, हंसा सुख पाबू मन माने, हंसा उड़ चल देश वीराने, हंसा उड़ चल देश वीराने। बचत बने तो बचोई सुरी, बचत बने तो बचोई सुरी, बचोई सुरी, हाँ बचोई सुरी। ताने काले कमाने, हंसा ताने काले कमाने, हंसा उड़ चल देश वीराने, 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 हंसा उड़ चल देश वीराने। हेलो हेलो जयराम जी सर। जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, हम बोल रहे गंधर्व राजपूत ग्राम राजवाड़। गंधर्व भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। जयराम जी बताओ भैया क्या समस्या आ रही है? सर मूंगफली है, हाँ चूहा लगे सर मूंगफली के, वो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, कहीं ढेर लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा चूहा है? हाँ जी सर।
चलो भैया, इन चूहों की समस्या से सभी किसान परेशान हैं, तो एक और निदान बता रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। भैया कितने में लगाई मूंगफली? मूंगफली आधा एकड़ में सर। आधा एकड़ में। तो जमीन कैसी आपकी, हल्की है? जी सर, जी सर। देखिए, चूहों की जो समस्या है वो खासकर हल्की मिट्टी में बहुत ज्यादा होती है रज्जू भैया जी। इसलिए मैंने पूछा कि मूंगफली जैसी फसल जो हल्की मिट्टी में बोई जाती है, हल्की मिट्टी जहां होगी इन जमीनों में भूमिगत कीट और खासकर चूहों की समस्या ज्यादा देखी गई है। तो उसका तो एक ही उपाय है कि आप उनको, चूहों को किसी प्रकार से नियंत्रित करें, या उसमें जो भी चारा हम लोग रखते हैं उसको रख के आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं, या हो सके तो आप पिंजरे रखिए जगह जगह, उनको मारिए मत और उनको पिंजरों में बंद करके दूसरी जगह आप उनको छोड़ सकते हैं। क्योंकि खेत में अगर चूहा आ जाता है तो बड़ी मुश्किल से जाता है, लेकिन सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि उनके बिलों में आप उनमें चारा रख के उनको, कुछ लोग उसको खत्म करते हैं, मारते हैं, या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप जगह जगह पिंजरे रख के उसमें उनका भोजन रख के और बिस्किट रख के, या जो भी आप उसको रखना चाहते हैं, जो भी आपके पास हो, और उनको आप पिंजरे में बंद करके दूसरी जगह आप उनको जंगल में, नदी किनारे छोड़ सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से भी भैया, अगर जैसे अपन थुनिया गड़ा के खेतों में पक्षी बैठे, बिल्कुल, तो उनको शिकार कर रहे शिकारी पक्षी। और वैसे भी रज्जू भैया देखिए, इस मौसम में सांप बहुत निकलते हैं और सांप का मुख्य आहार चूहा होता है, तो ये मान के चलें कि कुछ चूहे तो उनके काम आएंगे। निश्चित रूप से हो सकता है कि उनने एक दो चूहों को खा भी लिया हो, लेकिन ये जो आपने जो प्राकृतिक उपचार बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते या उस पर हम लोग तवज्जो नहीं देते, उस पर नजर नहीं आती। हो सकता है ये प्राकृतिक उपचार ऑलरेडी हो रहा हो, फिर भी नुकसान तो नुकसान होता है, किसान का नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हमको अपनी तरफ से जो मैंने उपाय बताए, अगर ये उपाय अपनाएंगे तो शायद आपको चूहों को बिना मारे ही आपकी फसल सुरक्षित रख पाने में कामयाब होंगे। ठीक है गंधर्व भैया। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। प्रेमलाल पटेल। अच्छा प्रेम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको। हमारे भटा भरा ही नहीं रहा है। अच्छा, हो गए उनको महीना के लगे। महीना हो गओ। चलो भैया, ये समस्या को निदान आपको बता रहे हैं डॉक्टर दुबे जी, सुनो ध्यान से। भैया अब महीना का ही भाव है, तनक और अपन इंतजार करें। है ऐसा देखा जाता है कि जो हमारी भटोई हो, चाहे आपकी कोई भी फसल हो सब्जी की, है ना, आप तो कछुआरे लगाते हो ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि भटोई में कितने दिनों बाद फूल आता है। महीना भर की फसल में आप फूल चाह रहे हो, थोड़ा इंतजार करें और ये ध्यान रखें कि आपकी फसल पे, आपकी भटोई में पानी तो नहीं भरता भी है, जड़ क्षेत्र में पानी नहीं भरता। हाँ बिल्कुल, भरना ही नहीं है। आपके साथ सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, ये उनके काम की बात हो सकती है। सबसे पहले जो कछुआरे होते हैं, कोई भी फसल हो, चाहे आपकी गोभी हो, टमाटर हो, भटा हो, या अन्य कोई आपकी बेल वाली सब्जियां हो, तो सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि जल भराव जड़ क्षेत्र में बिल्कुल ना हो। दूसरा कारण फूल ना आने का रस चूषक कीट होते हैं। तो अगर मान लो आपकी फसल में रस चूषक कीटों का ज्यादा प्रकोप है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी चाहे भटा की फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें उसकी वृद्धि प्रभावित होती है। अगर है तो किसी भी अच्छे कीटनाशी को लेके जो रसचूषक कीटों के लिए अनुमोदित होता है, जैसे आपका एसिटामिप्रिड है, दूसरी और भी दवाइयां हैं, है ना, उनको आप निर्धारित मात्रा में लेके उसका छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण होगा और आपकी फसल सही होगी। आपके पौधों पर फूल टिकेंगे, फूल से फल भी बनेंगे और आपको अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रेमलाल भैया। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में तई संपन्न हो रहा है। चलबे के पहले बता दें कि हमारे आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे जी और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव जी। तो आप दो जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी, और यही के संगे आप सभी किसान भैया बिन्नारों से हम ले रहे हैं आज्ञा। सब जनों को राम राम।